से पहले मैं आपको बताया था कार्यकारी शक्ति, तो जितना वो कार्य करता है वो सब उसकी क्या है, कार्यकारी शक्ति। ठीक है, एक्सिक्यूटिव पावर, एक्सिक्यूट करता है। तो देखो सबसे पहले विधायी शक्ति में क्या क्या था, विधि का मतलब होता है कानून। और कानून कैसे बनता है, ये रहा तेरा लोकसभा, ये रहा तेरा राज्यसभा, इन दोनों में पास होने के बाद किसके पास आएगा, प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा, बन जाएगा कानून। यहां से पारित हुआ कानून नहीं बनेगा, यहां से पारित हो गया कानून नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा, जब तक प्रेसिडेंट का क्या ना हो जाए, साइन नहीं हो जाता। तीनों प्रोसेस पार करना जरूरी है। ओए देखो इसके लिए देखो क्या क्या करता है, कौन कौन सा विधायी शक्ति है। एक है मनोनयन, मनोनयन का मतलब होता है इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स दे रहा है। लेकिन ये मनोनयन विधायी शक्ति में क्यों लाया गया, जबकि मनोनयन को तो कार्यकारी शक्ति में भी ला सकते थे। बात समझना है कि एक ठो क्या कर रहा है, लोगों का जितना नियुक्ति दे रहा था पीछे, फलाना की नियुक्ति, ढेकाना की नियुक्ति, सब अपन कहां पढ़े हैं, कार्यकारी शक्ति में। सब किस में पढ़े हैं, सबको नियुक्ति दे रहा है। लेकिन ये जो मनोनयन हो रहा है, लोकसभा में 2 सदस्यों का, राज्यसभा में 12 सदस्यों का, ये क्या है उसका, विधायी शक्ति। अब विधि बनता कैसे है, यहां से पास होना चाहिए और यहां पर ये 2 लोग की नियुक्ति कर रहा है, विधि बनाने में साथ दे रहा है। यहाँ 12 लोग की नियुक्ति कर रहा है, विधि बनाने में साथ दे रहा है, इसीलिए ये दोनों उसके विधायी शक्ति में जाएगा। बात समझ में आया। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी विधायी शक्ति नहीं है, तेरे को तो पता ही नहीं कौन सा, किसको विधायी बोलते हैं, किसको कार्य एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं, किसको जुडिशरी पावर बोलते हैं। इनमें क्लासिफिकेशन करना है तेरे को, समझ में आया। सब शक्तियां हैं, लेकिन कार्य एग्जीक्यूटिव पावर विशेष तौर पर कौन कौन सा था। तो जितना अपॉइंटमेंट दिए, जितनी नियुक्ति दिया, वो सब क्या उसका एग्जीक्यूटिव पावर। अब पढ़ा रहा हूं लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाना। तो ऐसा हर वो जगह जहां पर राष्ट्रपति कानून बनाने में मदद कर रहा है, वो उसका लेजिस्लेटिव पावर होगा। इसमें बताया लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये इसका कौन सा पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि ये कानून बनाने में मदद करेंगे। 2 सदस्य कहां पर, लोकसभा में, आर्टिकल 331, आर्टिकल नंबर 331 ये होता है। देखो अगर मान लीजिए लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का, किसका एंग्लो इंडियन का कोई भी सदस्य नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, लोकसभा या राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा या विधानसभा में, राज्यसभा नहीं, लोकसभा या विधानसभा में एंग्लो इंडियन के सदस्य ना होने पर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को और राज्यपाल विधानसभा में 1 सदस्य का मनोनयन करेगा। वो किस समुदाय का होगा, एंग्लो, क्या होना चाहिए लेकिन वो, अभी एंग्लो इंडियन क्या है, इतने माइका लाल जितने बैठे हो, किसी को पता है एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं। वो कई प्रकार का हो गया, वो तो एनआरआई भी बोल सकता हूँ मैं, भारतीय पीआईओ भी बोल सकता हूँ, ओसीआई भी बोल सकता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एंग्लो इंडियन। हाँ बोल बता। लोल, यूरोपी, केवल क्या बोलेगी, यूरोपी, फॉरेनर नहीं। जिसके पिता या पितृवंश का मेन व्यक्ति क्या होना चाहिए, यूरोपी, लेकिन उसका परिवार कहाँ रह रहा हो, भारत में, कहाँ रह रहा हो, तो वो जो भारत में है वो क्या कहलाएंगे, आंग्ल मतलब यूरोपी, और ये भारतीय एंग्लो इंडियन, जिसके पिता क्या हो, यूरोपी। अरे पुर्तगाली लोग गोवा में थे, गोवा में बढ़िया संतान वतान उत्पत्ति हुआ, शादी बर ब्याह कर लिया यहाँ के लोगों से, फिर लेकिन पुर्तगाली छोड़ के कहा चलेगा, वापस यूरोप। अब उसका जो संतान यहाँ पनप रहा है वो क्या है, यस। तो ऐसे 2 लोगों का मनोनयन करेगा कहां पर, लेकिन वर्तमान समय में ये प्रक्रिया हो गई है बंद। अब एंग्लो इंडियनों का कोई एक समय तक था, अब ये सदस्यता समाप्त हो गई है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, कितने सदस्यों का,
12। लेकिन ये 12 लोग 5 क्षेत्रों से होते हैं। कितने क्षेत्रों से होते हैं? 5। वो क्षेत्र याद रखना है, कला आर्ट, साहित्य लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और खेल। ये 5 क्षेत्र से अपने अपने क्षेत्र का एकदम एक्सपर्ट, जैसे कला का एक्सपर्ट, कला का एक्सपर्ट बोलने का मतलब तुम्हारा अमिताभ बच्चन की पत्नी क्या नाम है? जया बच्चन, जया, ऐसे मतलब हीरो हीरोइन कला से आएंगे। अरे बहुत सारे लोग हैं जो कला से क्या बने, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, एक से एक साहित्यकार, एक से एक साहित्यकार, राज्यसभा का सदस्य। अब उनकी मर्जी किसको लेना, विज्ञान, इसी में आएंगे जितने वैज्ञानिक है तेरे, समाज सेवी, सोशल सर्विसेज, जो सोशल काम करते हैं, खेल, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, ये सारे लोग, ये तो ये 5 क्षेत्र से 12 लोगों का मनोनयन कहां करता है? राज्यसभा में। और 2 लोगों का मनोनयन कहां करता है? ये इसका एकदम स्पष्ट याद रखना, ये इसकी विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति। ये मनोनयन मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर, कौन सा पावर? उसमें याद रखना है मनोनयन, याद रखना है मनोनयन। तो ये मनोनयन किसे करता देख लिया, लोकसभा में भी करता है और राज्यसभा में। वर्तमान समय में ये लोकसभा वाला क्या हो गया है, समाप्त, लेकिन ये अभी भी क्या चल रहा है, लागू है। कानून बनाने में एक मदद। दूसरा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1 2 3। पहले तो अध्यादेश का मतलब समझना है, कानून कैसे बनता है। फिर बोल रहा हूं, कानून कैसे बनता है, क्या होना चाहिए, तब क्या बनता है, कानून। अब ध्यान से सुन, ये जो अध्यादेश है ये भी एक छोटा सा कानून है, लेकिन ये कानून केवल और केवल किसके द्वारा चालू किया जाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑर्डिनेंस बिल कब करेगा, जब ये सदन में ना हो, ये भी सदन में ना हो। अगर ये होंगे तो इससे पास, इससे पास, फिर इसके पास, ये 2 सदन में ही नहीं है। सदन में आने में भी 6 महीना लगेगा। कितना महीना लगेगा, 6 महीने लगेगा। तो 6 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते, ये कानून बड़ा जरूरी है। तो उस समय राष्ट्रपति क्या काय की घोषणा करता है, अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बिल। ठीक है, ये अध्यादेश कब जारी करेगा, जब लोकसभा सदन में ना हो, राज्यसभा सदन में ना हो, या दोनों में कोई एक है एक नहीं है, तो भी अध्यादेश जारी करेगा। दोनों है तो भी दोनों नहीं है तो भी कर सकता है, एक है एक नहीं है, तो कानून तो एक से नहीं बनेगा, तो दूसरा भी चाहिए। इस समय भी वो अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश का मतलब होता है छोटा सा कानून। ये कानून कब तक लागू रहेगा, ये कानून तब तक लागू रहेगा जब तक ये लोग अपने सदन में ना आ जाए। कौन ना आ जाए, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये लोग सदन में आ गए, सदन में आ गए, अभी भी अध्यादेश लागू है। क्या चल रहा है, अध्यादेश। कोई अध्यादेश का मतलब एक कानून। इनके आने इनके आने के 6 महीने के भीतर, सॉरी 6 महीना बोल दिया, सॉरी 6 सप्ताह, कहां पर क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। इनके आने के 6 सप्ताह के भीतर अगर ये लोगों ने उस बिल को उस बिल को लोकसभा से पास कर दिया और वही बिल राज्यसभा से भी पास हो जाए, तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अभी वो बिल है, बिल का नाम है ऑर्डिनेंस बिल। बिल का क्या नाम है, ऑर्डिनेंस बिल। बोलने का मतलब अध्यादेश। अध्यादेश जारी किया, ये अध्यादेश कब तक रहेगा, जब तक ये दोनों सदन में ना आ जाए। कब तक रहेगा, जब तक ये दोनों सदन में ना आ जाए। मान लीजिए 6 सप्ताह के भीतर ये लोग इस अध्यादेश के बारे में बात ही नहीं किए और 6 सप्ताह खत्म हो गया, अध्यादेश ऑटोमेटिक समाप्त। अगर इस अध्यादेश को कानून बनाना है
इस अध्यादेश को क्या बनाना है, कानून बनाना है आगे, तो इसको 6 सप्ताह के भीतर यहां से पास होना पड़ेगा और 6 सप्ताह के भीतर यहां से पास होना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही आया है, ये तुरंत बन जाएगा एक कानून। लेकिन 6 सप्ताह तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया कि इस पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये यहीं पर समाप्त। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के बाद किसी भी दिन अध्यादेश को समाप्त कर सकता है, ये राष्ट्रपति के ऊपर है। और अगर मान लीजिए उसको कानून बनाना है तो इनके आने के 6 सप्ताह बाद यहां से परमिशन और इनके आने के 6 सप्ताह बाद यहां से परमिशन चाहिए। नहीं मिला तो भी अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? अध्यादेश क्या होता है, एक कानून होता है, एक छोटा सा कानून। वैसे ही काम करेगा जैसे यहां से पास होने के बाद करता था, वैसा ही होगा पावर। वो कानून है अभी, वैसे ही पावर होगा। लेकिन जैसे ये सदन में आया, 6 सप्ताह के भीतर यहां से पास कराना पड़ेगा, 6 सप्ताह के भीतर यहां से पास कराना पड़ेगा, तब वो एक्ट बनेगा। अभी तक बिल कहलाएगा, जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, बिल। जब वो दोनों जगह से पास हो जाएगा और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, तब वो कहलाएगा अधिनियम, एक्ट। ठीक है, तो ये अभी आया है, ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव। अधिनियम बनने के लिए इन तीनों का जरूरत है। ठीक है, तो एक छोटा सा कानून क्या होता है बेटा, ऑर्डिनेंस बिल, अध्यादेश, आर्टिकल 123, ये याद रखना है। 6 महीने तक सत्ता में आने के 6 सप्ताह के भीतर अगर उस पर कोई कानून नहीं बनाया गया तो तुरंत तुरंत क्या हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। सारा चीज पढ़ लेना अध्यादेश के बारे में। राष्ट्रपति अध्यादेश किन विषयों की सूची पर जारी कर सकता है? ध्यान से सुनना, अध्यादेश जारी करना है, कानून बनाना है, तो उसके लिए वो केवल 2 ही विषय पर, देखो 3 प्रकार का लिस्ट होता है। एक होता है केंद्र सरकार का लिस्ट, वो आएगा, तो केंद्र सरकार का लिस्ट, इसी को बोलते हैं यूनियन लिस्ट। राज्यों का लिस्ट, स्टेट लिस्ट। और प्रति सूची, कैसा सूची, सूची, इसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, सूची। एक होता है राज्य सूची, ऐसा। तो केंद्र सूची सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में, राज्य सूची राज्यों के हिस्से में, समवर्ती सूची इसमें केंद्र प्लस राज्य, ये दोनों शामिल होते हैं, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, ये दोनों शामिल होता है। तो जो अध्यादेश जारी करेगा, जो अध्यादेश जारी करेगा वो इस विषय की सूची पर करेगा और इस विषय की सूची पर करेगा। बात समझ में है? इस विषय की सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अध्यादेश किन विषयों पर जारी करता है? यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, केंद्र की सूची और संवर्ती, राज्य सूची पर जारी नहीं कर सकता। ठीक है, और कितने दिन वो हावी होता है? देख, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, देखो ध्यान से, दूसरे सदन द्वारा बिल विधेयक के पास किए जाने पर 6 महीने से ज्यादा समय हो गए हो, ये तो तेरे को ये बता रहा, संयुक्त बैठक है तो ओके। ये आगे बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। देखो ध्यान से, राष्ट्रपति, मेरी बात समझना, राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब वहां पर क्या लगा हो, राष्ट्रपति शासन। क्या लगा हो? राष्ट्रपति शासन। पता है ना भाई, अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो क्या वहां पर लग जाता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक, संयुक्त आहूत कौन करेगा, कौन बुलाता है? नेक्स्ट देखो, ये इसका पहले ध्यान से सुनना, संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108,
ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। एक चीज यहां से पास हुआ लेकिन ये उसको पास नहीं कर रहा है, ध्यान से समझना। या क्या हो रहा है, ये पास कर यहां से पास हो गया, यहां गया, ये इसमें कुछ संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट करने के बाद ये वापस यहां आता है। अमेंडमेंट करने के बाद प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, कभी भी अमेंडमेंट होगा तो वापस ये इसी सदन में आएगा। भाई संशोधन, इसको तो पता रहे क्या संशोधन किया है। और ये संशोधन को मानने को तैयार ही नहीं है। अरे भाई मेन चीज को तो तू काट ही दिया। वही शादी करूंगा जिसकी दो, कम से कम दो बहन हो तो दो ठो साली मिलेगी। मेन चीज को तो तू काट ही दिया। बात समझ में आ रहा है तेरे को? तो ये जो ये संशोधन संशोधन किया, लेकिन इस संशोधन को ये मानने को तैयार नहीं है, तो अभी भी कंट्रोवर्सी बना है। और मुद्दा बड़ा काम का है, मुद्दा बड़ा काम का है। ऐसे कंडीशन में ये प्रेसिडेंट क्या करता है, अलग अलग मत बैठाओ भाई तुम ना, मैं तुम्हारा एक संग्रह बैठाता हूँ, ऐसे बैठबो। तो अलग अलग ना हो करके एक सभा, एक जगह बुलाया जाता है, इसी बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट सेशन। आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर 108, लोकसभा और राज्यसभा को किसी विशेष मुद्दे पर एक साथ बैठाना क्या कहलाता है? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन बुलाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना है। लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। ये जो ज्वाइंट से, अब देखो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य भी बैठे हैं, राज्यसभा के सारे सदस्य बैठे हैं। तो एक तो अध्यक्षता करेगा ना कोई, तो अध्यक्षता करेगा बेटा लोकसभा का स्पीकर। अब इस संयुक्त अधिवेशन की सारी कार्यवाही लोकसभा के अनुसार चलेगा, ना कि राज्यसभा के अनुसार। तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। और वो भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति। और वो भी नहीं रहेगा तो इतने जन बैठे इनमें से कोई एक। समझ में आया क्या क्या बोला? तो तू बात मात्र इतना जान ले, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बस तू इसको ना भूलना, ठीक है? बातें धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आते जाएगा। अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष कर लेगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष पहले अध्यक्षता करेगा, नहीं रहेगा तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। ठीक है, अब राज्यसभा के लोग भी बैठे हैं। अगर मान लीजिए लोकसभा से नहीं कोई अध्यक्षता कर रहा है और राज्यसभा से किसी को देना है, तो किसको देगा? राज्यसभा का उपसभापति। सभापति नहीं, सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उसको नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता। तो राज्यसभा का सदस्य कौन होता है भैया? राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। या अब इतने लोगों में से कोई एक को अब मन मर्जी किसी को बना लो, इतने लोग नहीं है तो, ठीक है? कितने लोग आने पर यह संयुक्त अधिवेशन प्रारंभ होगा? तो याद रखना है 1/10, ये है कोरम। क्या है बेटा? कोरम। कोरम क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये सब बातें अब जीवन भर काम आना इन वर्डों से। कोरम तो वह मिनिमम जनसंख्या, वह मिनिमम जनसंख्या जिससे सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके, उसको कोरम बोलते हैं। जैसे मैं बोला 20 बच्चे आने से ही पढ़ाऊंगा, उससे कम आओगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये कोरम कितना हो गया? 20। अब मान लीजिए आप करेक्ट 20 जन आए हो, तो मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि 20 आ गए हो। 20 के बाद 21 आओगे तो भी पढ़ाऊंगा, 28 आओगे तो भी पढ़ाऊंगा, 45 आओगे तो भी पढ़ाऊंगा, 50 आओगे तो भी पढ़ाऊंगा। लेकिन किसी दिन 18 आ गए, अब नहीं। तो संयुक्त अधिवेशन में कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए या किसी भी अधिवेशन में कार्य प्रारंभ करने के लिए वह मिनिमम जनसंख्या जिसे अपना कार्यवाही स्टार्ट करें, वो कहलाता है कोरम। और ये मैक्सिमम हमेशा कोरम होता है 1/10। लगभग कोरम क्या होता है? 1/10। अब वो पंचायती राज में बदलते रहता है, उधर ध्यान देंगे। पंचायती राज में कहीं 1/3 है, कहीं 1/2 है, भूल जाओ। अभी 90% केसेस पे बड़े जगह पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब जगह कोरम होगा 1/10। 1/10। बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन? राष्ट्रपति। कब कब बुलाएगा? कब कब बुलाएगा?
कब कब बुलाएगा? पहला, जब एक सदन से पारित और दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत हो जाए। क्लियर हुआ? एक सदन पारित, दूसरा सदन क्या कर रहा है? मना कर रहा है। दूसरा पॉइंट, एक सदन से पारित, दूसरे सदन के द्वारा संशोधित, और इस संशोधन को पहले सदन नहीं मान रहा है, या किसी प्रकार के संशोधन को एक सदन नहीं मानता है, ऐसे मतलब नहीं मान रहा है मतलब पास ही नहीं हो रहा है। मानेगा तब तो पास होगा, तो पास नहीं हो रहा है, तो इस समय भी क्या बुलाया जा सकता है? ठीक है। और दूसरा सदन में, पहले सदन से पास हो गया और दूसरे सदन में गया है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई, 6 महीना हो गया उसको पड़े पड़े, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इस कंडीशन में भी क्या बुलाया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन कब कब बुला सकते हैं? ध्यान से सुनना। पहला, जब याद रखना है कोई मुद्दा एक सदन से पास हो जाए, दूसरे सदन से फेल हो जाए। ठीक है, एक सदन से पास, दूसरे सदन में गया, दूसरा सदन संशोधित करके संशोधित कर रहा है, भैया इसमें ये संशोधन होना चाहिए, ये आ गया पहले, फिर से वापस किस में आएगा? पहले सदन के पास, और ये इस संशोधन को नहीं मानेगा पास, मान लिया तो वो तो पास ही कर रहा है, अगर इसको इसको मान लेगा। ठीक है, तो तेरी ऐसी लड़की से शादी कराएंगे जिसको कोई बहन ना हो, और तू अपने मेन चीज में लिखा है ना, मेरे को ऐसे जगह शादी करना कि जिसकी कम से कम कितनी बहन हो? 2। तेरा मेन मुद्दा ही काट दे रहे हैं। और अगर तू मानने तैयार है तो तू जैसे माना वहां से तो पास हो ही गया है, तेरे जगह से भी पास। ठीक है, फिर संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे विवाद हुआ, एक सदन से पास हो गया, दूसरे सदन में पड़े पड़े 6 महीने से ज्यादा हो गया, तब भी क्या बुला सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन। आज तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, और तीसरे का नाम याद रहा, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1960, 1960, किस कारण से बैठक हुआ था? 61 में, सॉरी 62, बैठक कब हुआ? 61 में। कारण था विधेयक, विधेयक आया था 1 साल, दहेज प्रतिरोध विधेयक, ये याद रख, 1961 में आया था। संयुक्त अधिवेशन कब बैठा था? 1961 में। कारण दहेज विधेयक, कारण क्या था? दहेज विधेयक। मोरारजी देसाई 1998, इसी समय देखो 1 साल बाद होगा बैंकों, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा? भारत के बड़े बड़े 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण होगा, सरकारी बैंक बनेंगे 1979 में। तो इसीलिए आया था बैंक सेवा आयोग, बैठक याद रखना 1978, बैंक सेवा आयोग। ठीक है, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, ये 2002 है, 2002। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये देखो पोटा कानून याद आया, टाडा के बाद क्या आया था? पोटा, टेररिस्ट, आतंकवाद से संबंधित। तो भारत में 3 बार क्या बुलाया गया है? संयुक्त अधिवेशन। तो पहले नाम याद ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1961 में बुलाया था, काहे के लिए बुलाया था? दहेज के लिए। दूसरा 1978, 1978, जैसे याद आएगा मोरारजी देसाई का नाम याद आना चाहिए, और मोरारजी देसाई काहे के लिए बनाया था? बैंक सेवाओं के लिए। ठीक है, तीसरा बुलाया था अटल बिहारी वाजपेयी, ये किसके लिए बुलाया था? पोटा, ये आतंकवाद अधिनियम के लिए आता है। तो ये 3 बार भारत में आज तक क्या बुलाया जा चुका है? संयुक्त अधिवेशन। एक काम का बात ध्यान से सुनना, संयुक्त अधिवेशन में बैठता कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। और कौन बैठेगा? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अब ध्यान से सुनना एक बात, यदि राष्ट्रपति ने संसद में संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, राष्ट्रपति क्या जारी कर दिया है कि भैया संयुक्त अधिवेशन फलाना फलाना तारीख को होगा, और इसी बीच में लोकसभा विघटित हो जाए, क्या हो जाए? लोकसभा विघटित हो जाए, तो ज्वाइंट सेशन उसी समय होगा जिस समय क्या जारी किया था? अधिसूचना। वही लोग, अगर मान लीजिए नया चुने हुए लोग नहीं आए, तो वही लोग संयुक्त अधिवेशन में बैठेंगे, भले क्या घोषणा कर दिया गया हो।
विघटन का। विघटन मतलब लोकसभा का कार्यकाल खत्म। लेकिन अगर संयुक्त अधिवेशन, क्योंकि भैया जब तू था तभी तो ये तमाशा हुआ था, तेरे रहते मैंने संयुक्त अधिवेशन की घोषणा की थी, अब विघटन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी कर दिया है, राष्ट्रपति ने क्या जारी कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दिया है कि भैया ये बैठक होगा, मतलब वो बैठक होगा, चाहे ये लोग बैठे चाहे नए चुने हुए लोग बैठे, बैठक तो होगा। संयुक्त बैठक केवल और केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक और रुक जाओ, 4 प्रकार का बिल होता है। अब देखो बिल, ये बिल कहा जाएगा, एक तो जाएगा या तो लोकसभा में या तो जाएगा राज्यसभा में। ये बिल को अगर एक्ट बनना है तो तीसरे आदमी का काम पड़ेगा, किसका, प्रेसिडेंट का। और अगर ये प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर दिया तो यही बिल जो है किसमें बदल जाएगा, एक्ट में। तो कोई भी बिल कैसे एक्ट बनता है, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा जाएगा, या राज्यसभा से पास होके भी लोकसभा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बिल होता है 4 प्रकार का होता है, 4। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। दूसरा होता है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। तीसरा होता है मनी बिल, धन विधेयक। और चौथा होता है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन बिल। ये बिल ध्यान से सुनना है, ये बिल एक्ट कब बनेगा, यहां से पास, यहां से पास, राष्ट्रपति का सिग्नेचर, ठीक है। अब देखो ये जो 4 बिल है, इसमें से जो संयुक्त अधिवेशन, मतलब दोनों को एक साथ बैठाना है, ये क्या कहलाएगा, संयुक्त अधिवेशन। ये केवल साधारण और वित्त विधेयक पर ही ला सकते हैं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी नहीं आएगा। बात समझ में आया, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर क्या नहीं आ सकता, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। कारण आगे धीरे धीरे समझाऊंगा बेटा, कारण धीरे धीरे समझाऊंगा आगे। अभी आपको बताऊंगा कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा का अधिकार में होता है, राज्यसभा इसको 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकता, कोई मतलब नहीं है। बिल कितने प्रकार का, 4 प्रकार। साधारण विधेयक सामान्य मुद्दों पर लाया जाएगा, वित्त विधेयक जिसमें वित्त का बात होगा, वित्त माने तो अभी पैसे ही समझ, अभी क्या समझ, पैसा ही समझ, ठीक है। तेरे को अभी ये वित्त और धन विधेयक में समझ में कुछ आएगा नहीं, लेकिन ये 2 विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है और इन दोनों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, ठीक है। और जब भी संयुक्त अधिवेशन होगा, जब भी क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन होगा, ठीक है। जैसे कभी भी संयुक्त अधिवेशन हुआ तो बहुमत होगा 1/2 + 1, 1/2 इस +1, इसको बोलते हैं साधारण बहुमत, आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा, ठीक है। कितने लोग आने पर कार्यवाही पूरी होगी, प्रारंभ होगा 1/10 मिनिमम, दोनों मिलाकर लगभग 800 लोग रहते हैं, 800 लोगों में कितना होना चाहिए, 80 आना चाहिए, कार्यवाही प्रारंभ, कार्यवाही प्रारंभ। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति का, एक और शक्ति है, ये भी वीटो, वीटो का मतलब भी कानून होगा, तो ये भी विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति। इसके तहत राष्ट्रपति को कई प्रकार का पावर होता है, इसमें एक पावर है वीटो पावर। वीटो का मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है, वीटो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मना करना, रोकना। तो अगर कोई व्यक्ति अपने वीटो का प्रयोग कर रहा है, वीटो का प्रयोग कर रहा है मतलब वो किसी को क्या कर रहा है, रोक रहा है, किसी को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो वीटो का यूज करना मतलब क्या होता है बेटा, उस विधेयक को रोकना। इस राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो होता है। पहले वीटो का नाम है अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। अत्यंतिक वीटो का एब्सोल्यूट वीटो, पहले तो मतलब समझो, अत्यंतिक इसका मतलब होता है पूर्ण वीटो, और वीटो का मतलब क्या होता है, रोकना। कैसे रोकना, पूर्णतः रोकना।
इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। सेफ रख देगा। सेफ रख देगा मतलब सीधा सीधा वहां पर वो खत्म हो गया। लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, लेकिन राष्ट्रपति क्या कौन से वीटो का यूज कर लिया? एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया उस पर। इस शक्ति का इस्तेमाल करने पर विधेयक अपने आप खत्म हो जाता है और कानून नहीं बन पाता। क्योंकि अगर राष्ट्रपति साइन कर देता तो क्या बन जाता? सीधा सीधा मना कर देता। नो, इसका प्रयोग सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक दोनों पर यूज किया जा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। किसको सरकारी विधेयक कहते हैं? जिसकी सरकार चल रही है, जो सत्ता पक्ष में है, अगर उनके या मंत्रिमंडल के द्वारा कोई विधेयक आता है तो सरकारी विधेयक कहलाएगा। कोई मंत्री अगर विधेयक को ला रहा है तो क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। और कोई विपक्ष वाला लाएगा तब वो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक। समझ में आया? सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक किसको बोलते हैं? ये दोनों पर लगा सकता है राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो को। सरकार का कोई मंत्री लाया होगा तो भी, और कोई नॉर्मल सांसद लाया होगा तो भी। ठीक है। आज तक इतिहास में दो बार, 1954 और 1991, दो बार राष्ट्रपतियों ने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया है। बार बार पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पेप्सू प्रांत 1954, प्रांत का नाम पेप्सू। पटियाला ईस्ट पंजाब, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू प्रांत का क्या नाम है? पेप्सू प्रांत के लिए एक विनियोग विधेयक आया था। क्या विधेयक आया था? विनियोग विधेयक। इस पर वो चुपचाप क्या लगा दिया? एब्सोल्यूट वीटो। मतलब ये वहीं पर खत्म। दोनों जगह से पास हो गया था। दोनों जगह से क्या हो चुका था? ये राष्ट्रपति उस पर क्या लगा दिया? एब्सोल्यूट वीटो। वैसे ही आर वेंकट रमन के समय में 1991 में भी इसने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया। ये संसद क्या चाह रहे थे? अपने वेतन भत्ते को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति क्या किया भैया? उस पर क्या लगा दिया? एब्सोल्यूट वीटो। वहीं खत्म। दोनों जगह दो ही बार लगा है, 1954, 1991। ठीक है। किसका नाम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आर वेंकट। दूसरा वीटो होता है सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी। निलंबनकारी का मतलब कुछ देर विलंब कर दो। तो कुछ देर विलंब करने के लिए क्या करेगा? एक बार पुनः विचार के लिए लौटा देगा। ध्यान से सुनना। एक बार क्या है के लिए लौटाएगा? पुनः विचार के लिए लौटा देगा। लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए गया हुआ है कोई बिल, और राष्ट्रपति उस पर क्या लगा दिया? सस्पेंसिव वीटो। जैसे राष्ट्रपति उस पर सस्पेंसिव वीटो लगा तो वो क्या हो जाएगा? एक बार फिर से पुनः विचार के लिए कहा आएगा? रिव्यू के लिए। पुनः विचार मतलब रिव्यू करने के लिए कहा जाएगा? लोकसभा में या राज्यसभा में। जहां से वो पहली बार कोई बिल राज्यसभा से स्टार्ट होगा तो राज्यसभा में आएगा, कोई बिल लोकसभा से स्टार्ट होगा तो वहां आ जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास था, राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए गया था, राष्ट्रपति ने उस पर सस्पेंसिव वीटो लगा दिया। सस्पेंसिव वीटो का हिंदी मतलब होता है निलंबनकारी वीटो। मतलब ये वापस लोकसभा में आ जाएगा, और वापस लोकसभा में किस लिए आया है? एक बार पुनः विचार के लिए आया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, आगे कंटिन्यू। अब लोकसभा का मन, वो चाहे उस पर विचार करे ना करे, अगर विचार करना होगा करेगा, नहीं तो वैसी का वैसी फिर राष्ट्रपति के पास वापस भेज देगा। तुरंत किसके पास भेज देगा? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति बाध्य है, अब राष्ट्रपति क्या है? बाध्य है कि उसको क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर। अगर मना करना था तो तेरे को क्या लगाना था? एब्सोल्यूट वीटो। क्या लगाना था? एब्सोल्यूट वीटो। तूने क्या लगा दिया वहां पर? सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो एक बार बस पुनः विचार के लिए आएगा, पुनः विचार करा जाए ना करा जाए तुरंत कहां चला जाएगा? लोल हो, वापस कहां चल देगा? लोकसभा में। ठीक है। लोकसभा से सीधा सीधा विचार करें ना करें कहां पहुंच जाएगा? अब राष्ट्रपति बाध्य होगा क्या करने के लिए? अब करना ही पड़ेगा। देखिए आगे बताता हूं।
इंदिरा गांधी। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें बोला गया कि अगर कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति एकदम बाध्य होगा, क्या करना पड़ेगा उसको, सिग्नेचर। ये 42वां संविधान संशोधन का बात है। लेकिन जब मोरारजी देसाई का सरकार आया तो इसमें एक संशोधन हुआ, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, और बोला गया कि राष्ट्रपति भी एक बार इसको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि उसके बाद पुनः विधेयक राष्ट्रपति के पास जाने पर राष्ट्रपति सिग्नेचर के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। 42 में पहले ही बाध्य कर दिए थे। यही जो वीटो मिला उसको, यही क्या कहलाया, सस्पेंसिव वीटो। क्या कहलाया, वीटो। बार पुनः विचार के लौटाना, कैसा वीटो होगा, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है। आज तक एक ही व्यक्ति है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसने सस्पेंसिव वीटो लगाया था, ये रिटर्न प्रॉफिट बिल पर 2006। जेबी पॉकेट वीटो, जेबी पॉकेट वीटो, प्रपोजल बिल को, इसका मतलब होता है बिल को राष्ट्रपति अपने जेब में रख लेगा। अब इसमें एक खासियत है, देखो पहले वाले में मना कर रहा था, दूसरे वाले में एक बार पुनः विचार। इसका मतलब होता है ना तो हाँ बोलता है, ना तो ना बोलता है, ना तो हाँ है ना तो ना है। इसका मतलब केवल और केवल क्या करना है, अनिश्चित काल तक लंबित रखने के लिए उस बिल को अनिश्चित काल तक क्या रख लिया जाता है, विलंब करने के लिए। कौन सा वीटो यूज होता है, जेबी पॉकेट वीटो, जेबी पॉकेट वीटो। अनिश्चित काल तक विलंब करने के लिए इस वीटो का प्रयोग किया जाता है। नाम क्या इसका, जेबी पॉकेट वीटो। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह 1986 भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। जेबी पॉकेट वीटो क्यों यूज किया जाता है, अनिश्चित काल तक उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए। ये वीटो है। अरे ये भी एक प्रकार का कानूनी है ना। देखो राज्य सरकार में, कहां पर, राज्य सरकारों में भी इसको वीटो पावर प्राप्त है। किसको, राष्ट्रपति को। क्या करता है राज्यों के लिए राष्ट्रपति वीटो के रूप में, ध्यान से सुन। आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल नंबर 200, राज्यों में जो राज्यपाल होता है, बहुत कुछ बिल को बोलता है भैया ये मेरे बस का बात नहीं है, इसको मैं राष्ट्रपति के लिए क्या कर रहा हूं, रिजर्व कर रहा हूं। इस मुद्दे पर सारा डिसीजन कौन लेगा, भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल नंबर 200, ये राज्यपाल करता है। कुछ बिल्स को, राज्यों के बिल को किसके लिए रिजर्व कर देता है, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देता है। अब आर्टिकल नंबर 201, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, उसके पास अब ये बिल पहुंचने के बाद उसके पास 3 विकल्प रहेगा। विधेयक पर अपनी सहमति दे दे, मना कर दे, क्या कर दे, मना कर दे, या याद रखना है राज्यपाल के माध्यम से एक बार पुनः विचार के लिए लौटा दे। क्या क्या पावर है वापस उसके पास। अभी जो केंद्र में अनुमति दे भी सकता है, मना भी कर सकता है, या राज्यपाल के थ्रू एक बार कैसे लौटाएगा, पुनः विचार के लिए लौटा देगा। ठीक है, सब याद रखना। एक बात और याद रखना, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं है। किसके संबंध में, ठीक है, मतलब संविधान से संबंधित से या संविधान संशोधन विधेयक अगर गया
तो राष्ट्रपति केवल और केवल एक ही काम करेगा, क्या काम करेगा? सिग्नेचर। धन विधेयक, वित्त विधेयक और सामान्य विधेयक, इस पर तो कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक अगर उसके पास गया तो केवल और केवल क्या करेगा? बस केवल और केवल क्या करेगा? साइन। ठीक है। राष्ट्रपति की अन्य विधायी शक्तियां और क्या क्या शक्ति भैया? राष्ट्रपति संसद की बैठकें बुला सकता है। कौन बुलाता है संसद का बैठक? हर 6 महीने में एक बार बैठक होगा। ठीक है। ये लोकसभा के सदस्यों को बैठक बुलाता है। मान लीजिए मानसून सत्र में बुलाया था और मानसून सत्र खत्म हो गया, तब क्या कराएगा? सत्र अवसान। एक सत्र का खत्म होना क्या कहलाता है? सत्र अवसान। इसकी भी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। बुलाया कौन था? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का क्या कर सकता है? विघटन करने का मतलब अब नया चुनाव होगा, नई सरकार आएगी, तो अगर मान लीजिए किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो विघटन कर देगा। 5 साल किसी का कार्यकाल पूरा हो गया तो भी विघटन कर सकता है। ठीक है। ये अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। कभी भी विघटन राज्यसभा का नहीं होगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। ठीक है। और राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन, हर साल संसद का पहला अधिवेशन होगा, नया सरकार चुन के आएगा तब, और हर साल का पहला अधिवेशन, ये राष्ट्रपति भाषण देगा कहां पर? संसद भवन में। लेकिन इसका स्पीच किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मंत्रिमंडल। किसके द्वारा? यस। सभी संवैधानिक जैसे यूपीएससी, कैग, इनके जो रिपोर्ट्स होंगे, हर साल कैग अपना रिपोर्ट देगा, तो ये जो रिपोर्ट होता है इसको संसद भवन में कौन पेश करता है? राष्ट्रपति। बजट को संसद के सामने कौन रखता है? राष्ट्र। बनाता कौन है? वित्त मंत्री। रखता कौन है? राष्ट्रपति। कैग का रिपोर्ट कौन बनाएगा? कैग। रखेगा कौन? राष्ट्रपति। यूपीएससी के नियम कानून बनाएगा कौन? यूपीएससी आयोग। रखेगा कौन? ये भी इसकी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति का केंद्र और राज्य के विधेयकों में क्या क्या, विधेयक मतलब बिल्स में, एक्ट कब बनेगा? जब सिग्नेचर होगा। अभी बिल है तो क्या क्या देखो, अगर मान लीजिए सामान्य विधेयक या वित्त विधेयक, सामान्य बोलो चाहे वित्त, ये दोनों में से कोई भी विधेयक हो, सामान्य विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, भारत सरकार केंद्र में क्या कर सकता है? स्वीकृति दे सकता है, मना कर सकता है, एक बार वापस कर सकता है। चाहेगा तो सिग्नेचर कर देगा, चाहेगा तो मना कर देगा, नहीं करूंगा, या एक बार पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है? लौटा सकता है। राज्यों के विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जब राज्यपाल उसके लिए भेजेगा तो स्वीकृति दे सकता है, मना कर सकता है, राज्यपाल के द्वारा वापस करा सकता है। लेकिन अगर वो धन विधेयक है, फिर वही स्वीकृति दे सकता है और मना कर सकता है, वापस नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को पूछ के लाते हैं राष्ट्रपति से कि ये धन विधेयक हम लाने वाले हैं, लालों का, तब राष्ट्रपति बोलेगा लाले, तो अब कैसे मना करेगा? बात समझ में आया? तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से आते हैं, पहले पूछ लेंगे लान का भाई, बाद में मकाबर लाए ऐसा मत बोल बे, तो पहले ही पूछ लिए। सेम वही चीज, स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, लेकिन एक बार पुनः विचार के लौटा नहीं सकता। राज्यपाल को बार बार पूछ के लाए थे लान का, लान का, राज्यपाल की ला ले, ला देन। संविधान संशोधन विधेयक पर कोई है नहीं, केवल और केवल स्वीकृति देना है, और राज्य सरकार तो इस पर कानून बना ही नहीं सकता संविधान संशोधन विधेयक पर। अब ध्यान से दोना देखना क्या क्या बोल रहा हूं। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसके लिए राष्ट्रपति की क्या चाहिए? पूर्वानुमति। पूर्वानुमति का मैं जबरदस्त उदाहरण बता रहा हूं। पूर्वानुमति का मतलब होता है किसी से पूछ के लाना। जैसे एक लड़का है, पल्सर में घुमा, लड़की पीछे पीछे सीधा उसके घर में जाकर खड़ा हो गया, तो लड़की देखा मोल शादी बात करना है, बाहर लेके आ, चाय लेके आ, ऐसे पहुंच गया एक जन पल्सर में। दूसरा कौन गया? बहुत सारे समाज में घर जोड़वा लोग रहते हैं,
बुआ उपा फूफी, इधर उधर आओ ताऊ पहनाऊ, ये सब लोग जानते हो। इन्हीं का काम होता है घर जोड़ना और घर तोड़ना। तो ये बताएंगे अरे एकदम मस्त टूरी है, चट चट गोठिया थे, लेकिन बने वो पढ़े लिखे, चट चट गोठिया थे, देखे में थोड़ा सा मुट्ठी भरे, सुंदर है। तो ये वो अब ये पहले दोनों दोनों घर परिवार पहले बात कर लेंगे, ये बकायदा पूछ के आएंगे, भैया हमन इतवार के 1 बजे आबो, खाना वाना रेडी रखबे, बने मिठाई उठाई ला लेबे, और तो लड़की बने बने चाय बनवाबे भैया, और खाना वही बना ही बता देना। तो ये पूछ के जा रहा है, पूर्वानुमति है। अब वो लड़का जो पल्सर में से खड़ा हुआ, लड़की दिखा बोल के, तो कोई जरूरी क्या उसको लड़की दिखाया जाएगा? नहीं। कोई जरूरी क्या उसको मारे पड़ा रहा पर भाग रहा साल, तो कोई लेकिन अब ये पूछ के गए हैं, ये लोग कैसे गए हैं? पूछ के गए हैं, दिखा, हाँ। तो बकायदा 1 बजे जाएंगे चाय, तो ये लोग को लड़की दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे, क्योंकि ये कैसे गए हैं? पूर्वानुमति से। इसीलिए अगर कोई बिल कैसे गया है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के, तो मना नहीं कर सकता। तो ये कुछ बिल हैं जो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से जाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक किसको बोलते हैं? जो जिसका सरकार चल रहा है उसका मंत्री जो विधेयक बनाएगा, सब क्या है? नए राज्य निर्माण संबंधी विधेयक, राज्यों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन करने वाले विधेयक। नोट करके याद रखना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। भूमि अधिग्रहण संबंधी, भारत की संचित निधि में व्यय करना है, धन विधेयक, राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना सारा चीज जो करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया तेरे को? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। विशेष तौर पर धन विधेयक। कौन सा विधेयक? इसको याद रखना है, धन विधेयक राष्ट्रपति से पहले पूछ के लाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति इस पर केवल अपना अनुमति या तो दे सकता है या तो मना कर सकता है, लेकिन एक बार पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता। ओके, चलिए। वित्तीय शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है? तो भैया भारत के राष्ट्रपति के का एक खुद का क्या होता है? फंड, निधि, जिसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंटिजेंसी फंड। ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। कौन सा फंड? आकस्मिक निधि। ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, और ये है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगर ये तीनों के तीनों हैं, इस समय पैसा निकलेगा संचित निधि से। ठीक है। संचित निधि को क्या बोलते हैं अंग्रेज? कल तो बताया था, कॉन्सिलेटेड फंड। कौन सा फंड? ठीक। संचित निधि से, संचित निधि से 1 रुपया निकालना है या 1 रुपया डालना है, यहां से परमिशन, यहां से परमिशन, मेन यहां से परमिशन, लोकसभा से परमिशन लेना पड़ेगा। संचित निधि किसके कंट्रोल में रहता है? लोकसभा के। संचित निधि किसके कंट्रोल में है? लोग। लेकिन याद रखना, लोकसभा तो अभी है ही नहीं, घर में बैठे हैं, 6 महीना बाद मिलेंगे। तो इस समय पैसा का जरूरत है, तब प्रेसिडेंट के पास एक फंड होता है। क्या नाम है इसका? आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड। क्या बोलते हैं इसी को? तो आकस्मिक निधि किस पर डिपेंड करता है? पूरा पूरा, अरे इनका इंतजार करते रहेगा क्या? टैंक खरीदना है, मारना है दुश्मन को, कब आएगा देख रहे हैं। दर्शन दो घनश्याम, कहां देगा दर्शन? तो इस समय राष्ट्रपति के पास भरपूर पैसा है। कौन सा फंड? कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। ठीक है, ध्यान से सुनना। वार्षिक वित्तीय विवरण बोलने का मतलब सेंट्रल यूनियन बजट। यूनियन बजट लोकसभा के सामने कौन पेश करेगा? राष्ट्रपति। बनाए कोई भी, निर्मला सीतारमन अनामन कोई भी बनाए, रखेगा कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अनुमान से पूछकर ही, राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान की मांगे लोकसभा में, जो आपका मनी बिल है और जो ग्रांट्स हैं, वो लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसे पूछना पड़ता है। इसीलिए बोला ना, पूर्वानुमति ले रहे हैं। क्या अनुमति? पूर्वानुमति। भारत की आकस्मिक निधि का मेन हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। क्योंकि एनी टाइम आप कहां से पैसा नहीं निकाल सकते? संचित निधि से। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 280।
केंद्र वित्त आयोग, राज्यों में क्या होता है, राज्य वित्त आयोग, इसका भी गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। न्यायिक शक्ति, न्याय के लिए क्या करता है, पहला देखो, हाई कोर्ट के जजों की और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है। क्या करता है, 143, अच्छे से जानते होंगे, 143, आर्टिकल 143, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श लेने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या ले सकता है, परामर्श लेता है। और इसी में है इसको क्षमादान शक्ति, आर्टिकल नंबर 72। ये भी इसकी क्या ऐसी पावर है, जुडिशरी पावर। तो जजों की नियुक्ति कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले रहा है, और क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति भारत में सबको, राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल को भी है, ठीक है। इसमें मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, दोनों को प्राप्त है। लेकिन याद रखना है, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल, क्षमादान शक्ति का पुनरावलोकन किया जा सकता है, बोलने का मतलब जुडिशियल रिव्यू। एक केस हार गया भारत सरकार, इपुरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006, इपुरू, चिपरू नहीं, क्या है, इपुरू बनाम भारत सरकार, ये वाद गया, इसमें क्या किया, क्षमादान शक्ति का गलत यूज हुआ। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, बोले क्षमादान शक्तियों पर अगर मान लीजिए राष्ट्रपति या राज्यपाल दिया है, तो क्या उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला यस, किया जा सकता है। समझ में आया, क्योंकि क्षमादान शक्ति का कोई अनयूज ना करते रहे, ज्यादा यूज ना कर सके, इसलिए ये केस किया था। कौन सा, इपुरू, इपुरू बनाम, ठीक, आंध्र प्रदेश के बाद ये भारत हो जाएगा। एक व्यक्ति और एक राज्य का जब लड़ाई होता है, तब ये ऐसा होता है, जैसे मैं, मेरे खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट गया कहा, सुप्रीम कोर्ट, कहा गया है, सुप्रीम, तो पटेल सर वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य कहलाएगा, समझा। जैसे अभी बीएड वाला किस्सा, तो बीएड वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य होगा, समझ में आया। तो जो जज सुनेगा वो सब जानता है क्यों आया है। जुडिशियल रिव्यू, सिविल कोर्ट में जाने का कारण केवल विलंब करना, क्या करना, विलंब करना। सिविल केसेस में जाने का 90% कारण। क्रिमिनल केसेस में जज एक बार अपना, हो सकता है किसी का जान वान का सवाल है भाई, हो सकता है हमसे भी माइनर मिस्टेक, इंसान है, गलती हो जाती है, तो वो सोचेगा। लेकिन सिविल केसेस में वो याद रखना है, 99% इसमें स्टेट हारेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का बात हो जाता है, राज्य का कुछ नहीं जाता, वो केवल देरी करने जाता है, उनको ही पता है, केवल और केवल क्या करने जाता है, देरी करने जाता है। चलिए, राष्ट्रपति की क्षमा यहाँ निम्नलिखित है, एक एक का मतलब समझना है। ये देखो, क्षमादान शक्ति में पहले ही क्या है, वर्ड क्या है, क्षमा। अंग्रेजी में इसके लिए क्या वर्ड है, पार्डन। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने अपने इस शक्ति के तहत किसी को क्षमा किया, पहले का क्या नाम है, क्षमादान, क्या नाम है, क्षमादान। तो मान लीजिए क्षमा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए वो कोई केस किया ही नहीं था, टोटल आजाद, तो पूर्णता माफ कर देना। क्षमा का मतलब क्या होता है, हाँ, पति बेचारा हर दिन अपनी पत्नी को कैसे कर देता है, क्षमा, पूर्णता माफ कर देना। कैसे माफ कर देना, पूर्णता माफ कर देना। मतलब इसका तकनीकी मतलब है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं, मैं ही लोल था, ठीक है। इसका तकनीकी मतलब क्या होता है, अपराध कभी हुआ ही नहीं। दूसरा, लघुकरण, कम्यूट, लघुकरण मतलब समझना है, ध्यान से सुनना है। लघु, अरे इसको एक तरफ देगा, उधर सजा के देगा, मैच द कॉलम में। फिर लघुकरण को विराम में, विराम को परिहार में, ऐसे घुमाते रहना तुम लोग, ठीक है। हाँ, लघुकरण में होता है, इसमें जो विक्टिम होता है, उसका जो सजा का जो नेचर होता है, सजा का नेचर, प्रकृति को बदलना। प्रकृति कैसे, मान लीजिए मैंने किसी फांसी की सजा दी थी, उसको चेंज करके मैं बोला इसको एक काम कर, उम्र कैद दे दे,
नेचर बदला, क्या बदला, नेचर बदला। मान लीजिए किसी को उम्र कैद का सजा था, मैंने उसको 20 साल कर दिया, नेचर बदला, बदला ना। तो इसमें क्या किया जाता है, लघुकरण में प्रकृति बदलते हैं। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना, ठीक है, इसमें शॉर्ट नहीं होगा, सजा कम नहीं होगी, बस सजा का क्या बदलता है, नेचर। सजा का क्या बदलता है, नेचर। मैं बोला उसको कठोर कारावास से सामान्य कारावास में बदल सकता हूँ। कठोर कारावास मतलब ऐसा भी देखे हो जिसको चट्टान वट्टान में जाके पत्थर वत्थर कोड़वाते हैं, सील मतलब जो जो बहु नाटक मार रहती है, अपने सास वास का कहना नहीं मानती, ऐसे उसको क्या देते हैं, सील बट्टा। और तपबे तो सास नहीं माफ कर दे जैसा, सील बट्टा देखे हो। तो ये हो गया कैसा कैसा कठोर कारावास। सामान्य वो डोकरी खाना दे दे, एकदम अपाई टाइप कैसे पड़ी है, सो रही है डोकरी दिन रात, तकिया लगाए, वो होता है सामान्य। कैसा होता है, सामान्य। तो ये नेचर बदला, लेकिन 20 साल का 20 साल रहेगा, 20 साल का 20 साल रहेगा, सजा में कोई कमी नहीं होगी। तब उसको बोलेंगे क्या, लघुकरण। एक होता है परिहार, सजा की मात्रा, अभी देखो इसमें मात्रा क्वांटिटी को बदलेगा, 20 साल का 10 साल हो जाएगा, 20 साल का कितना हो जाएगा, इसमें क्या बदला, क्वांटिटी। क्या बदला इसमें, क्वांटिटी। तो मात्रा बदलेगा परिहार में, तो सजा की मात्रा 2 साल कारावास की जगह 1 साल कारावास में बदल देना। लघुकरण का मतलब समझ में आया, नेचर बदलेगा, माफ कर देना मतलब वो कुछ किया ही नहीं था। परिहार का मतलब होता है क्या करना, अरे भाई क्या करना, मात्रा क्वांटिटी को कम कर देना। अब विराम, एक होता है विराम और एक होता है पूर्ण विराम, जानते हो ना, विराम और अभी थोड़ा सा रुक जा, अभी थोड़ा सा रुक जा। मान लीजिए किसी को तेरे फांसी की सजा देना है, ठीक है, फांसी का, और वो उसका तबीयत खराब है, थोड़ा रुक जा, हट्टा कट्टा, हमको भी मजा आएगा मानने में, हे हट्टा कट्टा आदमी मारेंगे, ठीक है। कई जन को फांसी लगाना रहता है, जज टेंशन में रहता है, क्यों, उनका घेंची नहीं रहता, कहाँ फांसी देगा, फांसी देने के लिए गला चाहिए। अरे देखे हो ना, कई जन का गले नहीं ऐसे, कहाँ फांसी दे, अटकेगा कैसे, ये जब तक अटकेगा नहीं तब तक तो मरेगा नहीं। तो शारीरिक रूप से कैसा है वो, अपंग है। दूसरा याद रखना है, जैसे मान लीजिए एक तो लेडी है, मंगली दादा, क्या नाम है उसका, मंगली दादा, पूरा मोहल्ले भर में चाकू ले ले कई जन का मर्डर हो गया, मंगली दादा। सबसे पहले हत्या की थी वो मंगली दादा अपने सास का, उसके बाद ये परंपरा चालू हुआ, सबको मार रही है रास्ता भर, मंगली दादा नाम ही काफी है, मंगली दादा। अब मंगली दादा को फांसी की सजा दे दिया जज, और मंगली दादा क्या है, प्रेग्नेंट है। तो भाई उसने तो मंगली दादा को मारने का दिया था, किसी दो जान को नहीं ले सकता। तो मंगली दादा तब तक नहीं मरेगी जब तक कि उसका बच्चा कितने महीने का नहीं हो जाए, 6 महीने का। बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा मंगली दादा टांग देंगे। तो ये जो लगा था कुछ दिन के लिए, इसी को बोलते हैं विराम, इसी क्या बोलते हैं, विराम। और एक होता है बेटा प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है मैंने फांसी की सजा दे दिया, फलाना आदमी फांसी पे टंगा दे, अब वो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है, राष्ट्रपति के पास एक लेटर लिखा, मोला बचा देते, मैं वहां जाता हूँ भर, मैं कुछ नहीं करे, मैं सही बता दूं, और इसने कर मैं तो ठीक नहीं हो बता, ये अपना लेटर लिखा, माफीनामा मांग रहा है भाई। तो उस समय जज उसको माफ, उसके मृत्युदंड को कैंसिल भी कर सकता है। इसके कारण जब विलंब होता है तब उसको क्या बोलते हैं, प्रविलंबन। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, फांसी के संदर्भ में फांसी को टालने के लिए ये सब का किया जाता है, यूज किया जाता है। इतने प्रकार का सजा दे सकता है कौन, आपका राष्ट्रपति। राज्यपाल को भी क्षमादान शक्ति प्राप्त है, लेकिन याद रखना है, राज्यपाल अपराध दोषी व्यक्ति को में यह शक्ति रखता है मृत्युदंड को क्षमा करने का, ध्यान से समझना, मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है। अरे क्षमा मतलब समझ रहा है, मृत्यु क्षमा, मृत्युदंड को क्या करना है, क्षमा का मतलब समझ में आया, अभी पीछे पढ़ाया था क्या, पूरा छूट,
अगले दिन टाकी में पिक्चर देखने जा रहा है, पुष्पा 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 गाना गा रहा है, ठीक है, और वो भी फांसी में लटकने वाला था। ये अधिकार केवल किसको है? लेकिन राज्यपाल क्या कर सकता है? क्षमा को छोड़ करके बाकी का यूज कर सकता है। इस पे इसकी प्रकृति को चेंज कर सकता है, इसको थोड़ा कम कर सकता है, ये कर सकता है राज्यपाल। क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास? ठीक। यदि राष्ट्रपति सर्व क्षमा का यूज कर रहा है, सर्व क्षमा का मतलब होता है ग्रुप में किसी को माफ करना। इसमें माफ करना, जब दल बदल कानून लगता है तो ग्रुप में माफ कर दिया जाता है। तो जब सर्व क्षमा का उपयोग करेगा तो उसके लिए उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? संसद से अनुमति लेनी आवश्यक है। ठीक है, चलिए, न्यायिक शक्ति अभी तो बतायागा। ये है इसकी सैन्य शक्ति। कैसी शक्ति? सैन्य शक्ति। बोलने का मतलब मिलिट्री पावर। तो ध्यान से मेरी बात सुन, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, चीफ कमांडर ऑफ ऑल थ्री, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। ये तीनों का सुपर कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। साथ में याद रखना है, तीनों सेना अध्यक्ष, तीनों प्रेसिडेंट, एयरफोर्स का, नेवी का और तुम्हारा एयरफोर्स का, नेवी और तुम्हारा थल सेना, लैंड का, ये तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। किसी देश के साथ अगर युद्ध हो जाए तो युद्ध की घोषणा और युद्ध विराम, इसकी भी घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को इन सैन्य शक्तियों को संसद के द्वारा विधि नियंत्रित कर सकता है। आपातकाल शक्ति, इमरजेंसी, तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार का कितना प्रकार का शक्ति पढ़ाया हूं मैं? वित्तीय शक्ति पढ़ा दिया, जुडिशरी शक्ति पढ़ा दिया, ये आखिरी शक्ति है कौन सी? आपातकालीन शक्ति। इसके तहत राष्ट्रपति को 3 प्रकार का आपातकाल घोषणा करने की शक्ति होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगेगा, राष्ट्रपति शासन ये कहां लगेगा? राज्यों में लगेगा। और वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब भारत में वित्त की समस्या आ जाए, पैसा ना हो, तो इसके तहत तो सबका सैलरी काट लेगा। 52, 56, 60, 52, 352, 356, 350, 360 और इसी में एक याद रखना 365। अगर कोई राज्य केंद्र सरकार की बातों की अवहेलना करता है, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार की बातों की क्या करता है? अवहेलना करता है, तो वहां पर भी राष्ट्रपति क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन। क्या लगा सकता है यहां पर? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो ये आपातकालीन शक्तियों का, इसके लिए अपन और कहा डिटेल में पढ़ेंगे? भाग 18 में। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति की क्या है? शक्तियां। एक और शक्ति होती है उसकी स्वविवेक की शक्ति। तो जहां जहां पर अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? स्वविवेक की शक्ति। राज्यपाल पढ़ाते समय दोनों में कंपेयर करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो क्या है? स्वविवेक की शक्ति। कल से स्टार्ट होगा भारत का उपराष्ट्रपति।